नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। उन्होंने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस समझती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। हम बता दें कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को जमीन पर लागू करेंगे। सीएए वास्तविकता है और रहेगा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। शाह के आरोपों पर ममता की ओर से भी कई सवाल उठाए गए। ममता ने कहा कि गृह मंत्री के रूप में शाह ने सीबीआई को छापेमारी के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने ईद के दिन भी लोगों को बधाई नहीं दी। वो लोगों के वोटों से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन गए और क्या अब वे नागरिक नहीं हैं? अमित शाह को आग से नहीं खेलना चाहिए। ममता ने कहा कि अमित शाह राजनीतिक चीजें करने की साजिश रच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए मत कहो। आपका कर्तव्य है शांति बनाए रखना, न कि राजनीतिक जटिलता बढ़ाते जाना। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पर इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी हर रोज लड़ रही है। अमित शाह से पूछो कि दिल्ली, यूपी और एमपी में क्यों नहीं देखते हैं। वो गृह मंत्री हैं। बीजेपी अलगाव करना चाहती है। उन्होंने बीजेपी और सीपीएम को गठबंधन बताया। ममता ने कहा कि वो दिलों को बांटना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों का तलाक हो, जैसा कि अलीपुरद्वार और राजवंशी के बीच हुआ। उन्होंने देश में क्या किया है, ये ममता बनर्जी ने पूछा। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले। मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। तो आपको बता दें कि अमित शाह ने सीएए वाले बयान पर अब ममता बनर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर यही उनकी योजना है तो वो संसद में इस बिल पर बहस क्यों नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि किसी भी नागरिक के अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचे। ममता ने कहा कि सीएए लागू नहीं किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो गृह मंत्री हैं, इसलिए उनको दिल्ली देखना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उनके पास बंगाल नहीं है, इसलिए बंगाल के बारे में उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बीजेपी का काम बांटना है, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। तो देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, इस बीच सीएए का मुद्दा एक बार फिर से उठ गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और सुमित मेहरोत्रा जी नेता टीएमसी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मेहरोत्रा साहब, आप ही के पास आना चाहूंगी अमित शाह के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीएए को लेकर एक बार फिर से कहा कि कोरोना खत्म होते ही एक बार फिर से सीएए को जमीन पर लागू किया जाएगा, लेकिन ममता बनर्जी इसके खिलाफ दिख रही हैं पूरे तरीके से। मुस्कान जी, देखिए क्या है, आज हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, मेन मुद्दा है आज इस समय कोरोना महामारी। पहले उससे लड़ा जाए। आप कहते हैं जब कोरोना खत्म होगा, WHO कहता है कोरोना कभी खत्म नहीं होगा। आपको महामारी से पहले लड़ना, ना कि जो आप कह रहे हैं CNRC से लड़ेंगे।
और जो सीएनआरसी का विरोध करते हैं वो ही इनकी पार्टी में ज्वाइन कर जाते हैं। दिल्ली के अंदर सभी लोगों ने देखा, जो जितने लोगों ने विरोध करा, आज वो लोग इनकी पार्टी में बैठे हैं, इनके साथ में बैठे हैं। इन लोगों ने क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? तो ये लोग केवल भ्रम फैलाने का काम करते हैं बंगाल में जाकर के, वो ये करने दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा इन्हें। जनता सब समझती है वहां की बंगाल की कि क्या अमित शाह जी बोलते हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हाँ, आज देश के अंदर हालात ये पैदा है, महामारी, भुखमरी, महंगाई, इससे लड़ना है हम लोगों को। ठीक है राहुल आनंद जी, सुमित मेहरोत्रा जी कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी तमाम चीजें देश में हैं, इनसे लड़ना है और कोरोना तो कभी खत्म ही नहीं होगा, और आप कोरोना खत्म होने पर सीए लागू करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्मानित जनता को नमस्कार बोलूंगा और चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बहुत अच्छी पंक्ति जो मुझे ध्यान में आ रही है वो मैं बोलना चाहूंगा, उससे लगभग सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली बात यह है मुस्कान जी कि सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है, चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। और ये जो आज का जो संदर्भ है, आज जो चर्चा का हमारा विषय है और जो सीएए एनआरसी को लेकर जो बातें हो रही है, और हमारे भाई सुमित मल्होत्रा जी उसको किस विषय को कहां ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझ में आता है कि जो इनका जो प्रेम है वो किसके तरफ है और ये क्या चाहते हैं। और जहां तक संविधान के अनुच्छेद की बात करें, जो भी लोग जो इलेक्टेड होकर आते हैं और जब वो संविधान की शपथ लेते हैं, वो कहते तो जरूर हैं कि संविधान की शपथ लेते हुए मैं वो कार्य करूंगा जो इस देश हित और राज्य के हित के लिए आवश्यक होगा, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ईमानदारी से ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेता हूं। इतना तो लोग कहते जरूर हैं, लेकिन जब वो काम करने की जब बेला आती है, जब वो काम करने का जब समय आता है, तो उस समय ये जो तुष्टीकरण की जो बातें होती है वो आ जाती है। जिस संविधान का हवाला मैं अभी दे रहा था, मैं उसी संविधान के अनुच्छेद के अंदर की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर मौजूद ऐसी आर्टिकल्स हैं जो हमें और केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि आप जब चाहे तब अपने राज्य को किसी भी कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप उसको कह सकते हैं और राज्य उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पास बहुत लोग नहीं होते हैं तो उनके कर्मचारी इसका समर्थन करेंगे। ये नियम है, भले कहने के लिए वो आप कुछ भी कर ले, पूरा विश्व जानता है और हमारा देश जानता है कि सीएए एनआरसी को लेकर जब चर्चाएं जब जोरों पकड़ी थी तो उस समय कोरोना आया था और कोरोना से हम हैम्पर हुए थे और धीरे धीरे सबने पीछे पांव हटा लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें पहले देश और जान बचाने की आवश्यकता थी, उसके बाद फिर हमें अपने कानूनों को पालन कराने के लिए बातें करनी थी। अब जो सुमित जी ने एक बात कही कि कोरोना तो जा ही नहीं सकता है, हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमने कोशिश तो किया। जब फेज फर्स्ट आया उस समय क्या स्थिति थी, फेज सेकंड आया तब क्या थी और फेज थर्ड कैसा रहा, इसका प्रभाव ये भी जानना चाहिए। और फेज फोर्थ की जो हम चर्चा करते हैं, इसमें मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो हम वैक्सीनेशन हर घर पहुंचा दिए और बूस्टर डोज पहुंचा दिए, तो अब स्थिति पैंडेमिक और सिचुएशन बहुत खराब नहीं होने वाली है। ये इनका मैंने उत्तर दे दिया। अब मुद्दे की बात करते हैं। जब हम मुद्दे पे आएंगे तो निश्चय ही देश चलता रहेगा और देश जब चलेगा तो जो कानून बनाने की जो बातें की गई थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ लिया था तो उस समय भी कहा था कि मैं उन सारे कानूनों को रद्द करूंगा जो बेवजह के पड़े हैं और फालतू के हैं। तो तब से अब तक लगभग 1500 कानून को रद्द किया जा चुका है। अब मुद्दा सीएए एनआरसी है, निश्चय ही हम उस पर अमल करेंगे और जहां तक जब कोई कानून पास हो जाता है तो उस पर अब चर्चा नहीं की जाती है। वो जो आपको राजनीतिक घेराबंदी जितनी करनी थी आपने कर ली है, अब हम काम करेंगे, अब वो समय आ गया है। ठीक है, चलिए हम तो काम करेंगे, बीजेपी ये कह रही है। मेहरोत्रा साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि सीएए को लेकर ममता बनर्जी इतनी कह रही हैं, इतनी आतुर हो रही है और साफ तौर पर बगावत जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो वो दिखा रही है, लगातार उनकी आलोचना कर रही है, सीएए से दिक्कत क्या है आखिर आपको, ये एक बार बता दीजिए। दिक्कत हमें किसी को नहीं है, पर इसकी आड़ में आप
कुछ और गेम प्लान है आपके पास करने के लिए कि हमें केवल एक बंगाल ही टारगेट दिखता है। अरे भाई आसाम भी है आपके पास, आसाम में भी तो आपके पास हैं। अगर आप कहते हैं सीए एनआरसी हम यहाँ पे भी लागू करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लागू करेंगे, क्यों नहीं करते? जहां जहां आपके स्टेट से पहले आप वहां पे लागू करिए ना। क्यों आप केवल एक बंगाल में जाके के भाषण देते हैं कि सीए एनआरसी यहीं पे लागू होगा? आपके जहां जहां स्टेट से जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पहले वहां पे आप लागू कराइए। अगर वहां पे लागू नहीं होता फिर आप कहिए। पहले जहां जहां आप लोगों की सरकारें पहले वहां पे तो काम करिए, पर नहीं, काम नहीं करना है, केवल भाषणबाजी करनी है, लोगों को माइंड डिस्टर्ब करना है। मैंने आप फिर कहा मुस्कान जी, देखिए हमारे पास इस समय है महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इससे लड़ना है। और जैसे अभी हमारे ये तो चलते रहेंगे, भारतीय देखिए जनता ये पार्टी- इनसे नहीं, लड़ाई नहीं, तो नहीं, चलती नहीं, रहेगी। हम एक चीज को, इन तमाम नहीं, चीजों के लिए महंगाई बाकी चीजें तो नहीं महंगाई छोड़ सकते ना। मुस्कान जी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पे है हिंदुस्तान के अंदर। हमें इससे लड़ना है। महंगाई आज आप देखिए 1,000 रुपए से ऊपर के सिलेंडर के दाम हो चुके, कोई कहने को नहीं है। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल के दाम हो चुके, कोई कहने के लिए नहीं है। क्यों? हमारे माननीय मोदी जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था, खूब भाषणों में कहा था कि आपको 35 रुपए लीटर वाला तेल चाहिए या 70 रुपए लीटर वाला तेल चाहिए, आपको 350 रुपए वाली गैस चाहिए, 1,000 रुपए वाली गैस चाहिए। तो इसका प्रचार भी तो उन्होंने लोगों ने करा था। तो आज इसके ऊपर बुलडोजर चलाने की जरूरत है, ना कि किसी जनता से इस समय लड़ाई की। इस समय महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, इन सब से लड़ा जाए ताकि आम जनता को राहत मिले। और बेरोजगारी तो इतनी है कि आज देश में कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे आप बताइए कहाँ है नौकरियां, कहाँ हैं? मल्होत्रा साहब, सीएए पर बात कीजिए ना। ममता बनर्जी तो सीएए से हट ही नहीं रही है। वो तो सीएए को लेकर इस तरीके से लगातार बातें करती जा रही है। मुझे बताइए, सुनिए तो सही, मुझे एक बार बताइए विरोध किस चीज का है, ये बता दीजिए जल्दी से। विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ है? मुझे आप बताइए उन्होंने क्या विरोध करा? उन्होंने आज भी जो बात सही है वो बात सही कही है ना उन्होंने, कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप इसके ऊपर चर्चा करिए ना संसद के अंदर। क्यों नहीं करते? क्यों आप कहते हैं, क्यों भाग रहे हैं आप चर्चा से? आप संसद के अंदर चर्चा कराइए। और सीएनआरसी के आड़ में जो आप खेल खेलना चाहते हैं हम उसे नहीं खेलने देंगे। आप करिए, बेशक करिए, जो सही चीज है उसके ऊपर काम करिए। सीएनआरसी आप लागू करना चाहते करिए, पर आप उसके जो सही चीज है, पैरामीटर्स जो सही है उसके ऊपर काम करिए, ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को हटाएंगे। ठीक है, किशोर को हटाने के बजाय पैरामीटर पर काम करिए और इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, ये मांग की है टीएमसी की ओर से। राहुल आनंद जी, अभी सुमित भाई जी ने एक बात कही और खास करके ममता दीदी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। ममता दीदी ने जिन बंगाली घुसपैठियों को बनाकर रखा है अपने लिए, जो अपने लिए एक वोट बैंक परोसते हैं उनके लिए, ये पूरा देश जानता है कि कहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसे हैं। मैं तो अभी भी कहता हूं कि एक पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो एक हिंदुस्तानी ऐसा जगह है जहां पर आप सुरक्षित हैं और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। और तभी जाकर ये जो भाषा निकलती है ना अल्पसंख्यकों की, खास करके जो इनके पुजारी हैं, उनकी जो ये भाषा निकलती है, जब ये कहते हैं क्या कि देख लेंगे जब मोदी चला जाएगा पहाड़ों पे और जब योगी चला जाएगा मठ पे तो हम तुमको देख लेंगे। जरा पाकिस्तान में जाकर बोलिए तो, जरा चाइना में जाके बोलिए तो, जरा अमेरिका में जाके बोलिए तो, जरा आप इजराइल में जाकर बोलिए तो, ये जो बोली है, ये बोली ही आज सीएए एनआरसी के लिए है। जब आप हमारे देश के नागरिक हैं और जो भ्रमित करते हैं, क्योंकि सीएए एनआरसी को लेकर तो ममता दीदी ने जिस तरह से खेल खेला था उसमें तो ममता दीदी ऐसे आ गई थी बैकफुट पे, लग रहा था कि कोई ऐसा है जो इन्हीं को निकाल रहा है देश से बाहर। अरे भाई, जब आप हमारे देश के अंदर हैं, आप हमारे देश, और जब सरकार ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि 1947 के पहले 1947 के बाद जो भी लोग हैं हमारे देश के नागरिक हैं उनको हम यही ट्रीट करेंगे, तो आपको दर्द किस बात का है? या तो आप वो समझना नहीं चाहते हैं या तो फिर आप वो वोट बैंक को आप लेना चाहते हैं। और मैं इस बात को कहता हूं, हर वक्त मीडिया के मित्रों के माध्यम से दावा किया गया है और प्रकाशन के माध्यम से भी यह पता चलता रहा है कि बाहरी लोग कैसे हमारे देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कैसे उनको आधार कार्ड और राशन कार्ड बना दी जा रही है। क्या आप नहीं चाहते कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि उनको पकड़कर बाहर करनी चाहिए? आज वही देन है मुस्कान जी, आज वही देन है जो मैं आपके साथ मुखर हूं। मैं विरोधी नहीं हूं किसी अल्पसंख्यकों का, लेकिन जिस प्रकार से कृत्य देखने को मिल रहा है हमारे देश के अंदर, क्या ये सुशोभित है? ये किस इस्लाम की बात करते हैं जहां पर आप एक तरफ ईश्वर को आराधना करते हैं, दूसरी तरफ आप हमला करते हैं? और वो ईश्वर आपको कैसी चेतना जग जागृत करता है कि कहता है कि पत्थर से मार दो इनको, वो कहता है सुरक्षा बलों को मार दो, वो कहता है हथियार उठा के इनके गले काट दो, काफिरों को पकड़ो।
क्या है ये? जब हमारे देश का माहौल बिगड़ेगा और हमारे देश को जनसंख्या के अनुपात को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, तो क्यों नहीं सीएए एनआरसी आनी चाहिए? ठीक अगर है आप आनंद सच्चे साहब। हैं, जो देशभक्त मुसलमान हमारे देश में नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहे हैं, जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शिक्षा दे रहे हैं, एक समाज निर्माण का कार्य कर रहे हैं, आप उनको देश से कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल प्रश्न तो ठीक है यहाँ आनंद साहब, लौटूंगे मैं आपके पास, मैं लौटूंगी। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चलिए तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। बात सीएए और एनआरसी की कर रहे थे, क्योंकि अमित शाह यानी कि बीजेपी के गृह मंत्री और दूसरी ओर ममता बनर्जी, दोनों में पूरे तरीके से विवाद इसको लेकर हुआ है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेहरोत्रा साहब, आप अपनी बात रखें। आनंद साहब ने तो साफ अपना कह दिया है कि सीएए तो लागू होगा, और वो कह रहे हैं कि कहाँ से ये लोग आए हैं, जो रोहिंग्यास हैं वो कहाँ से आए हैं, ये पूरा देश जानता है। मुस्कान जी, सब लोग जानते हैं माननीय मोदी जी बांग्लादेश क्या करने जाते हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है। ये सीएनआरसी की बात करते हैं, रोहिंग्यों की बात करते हैं। जब इन्हें लिखता है बंगाल में इनकी जमीन खिसकने लगी है, लोग छोड़ने लगे हैं, इनका साथ छोड़ने लगे हैं, तो ये सीएनआरसी की बात करने लगते हैं, माइंड वो डाइवर्ट तो करने सीधे लगते आप पर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर लोग ही वो हैं जो जिनको सीएए से दिक्कत है, इसलिए वहां पर वोट बैंक की राजनीति ममता बनर्जी करती नजर आ रही है। नहीं, आप मुझे बताइए, पूरे बंगाल में ये वोट मांगते हैं और आज उसी बंगाल वासियों को ये बदनाम करने की कोशिश करती है सीएनआरसी की। उसमें बंगाल में जिस समय चुनाव होता है उस समय वोट मांगते हैं ये कि बंगाल वासियों हमें वोट करो, ममता दीदी ने काम नहीं करा। और आज ममता दीदी के मुखर होकर के आप लोगों ने बंगाल वासियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल की जनता ने इन्हें इस बार आईना दिखाने का काम करा है। और रुकिए थोड़ा सा समय, 2024 में भी बंगाल इन्हें आईना दिखाने का काम करेगा। आप भूल जाते हैं जिस बंगाल के लिए चुनाव लड़े थे जाकर के आप लोग जनता के लिए, और आपने वोट मांगा था, उसी बंगाल वासियों को आप बदनाम करते हैं कि रोहिंग्या आ गए, रोहिंग्या आ गए। आप लोग बांग्लादेश जाते हैं तो वहां से शेख हसीना जी से बात करते हैं, रोहिंग्या को अंदर कुचलते हैं। आज देश की सुरक्षाएं, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हरियाणा के अंदर हम लोगों ने देखा किस तरीके से आतंकवादियों ने घुस करके काम करा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है आज, और रोहिंग्यों की बात करते हैं। भाई सारी चीजें आपके हाथ में हैं, आपके हाथ में है। आप काम नहीं कर रहे हैं, आपको केवल माइंड डाइवर्ट करना है। मत करिए, काम करिए देश के लिए। चलिए आनंद साहब, देखिए, अभी सुमित भाई ने एक बात कही कि ये वोट मांगते हैं, इनको जनता ने जनादेश दे दिया है और जनता ने इनको सिखा दिया कि ये क्या है। तो आपको मैं स्मरण करा दूं, कभी हमारी स्थिति 2 एमएलए की थी, आज हमारी स्थिति देख लीजिए, एमएलए की संख्या देख लीजिए। और कभी हमारा 1 एमपी हुआ करता था, आज हमारे 18 एमपी हैं। तो पैठ बनाने में वक्त नहीं लगता है, वक्त लगता है, लेकिन हम जीतेंगे, ये हम आपको दावा करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रोहिंग्या को लेकर इनको दर्द हो रहा है। आज उन्होंने ही इनको भस्मासुर बना रखा है। और देखिएगा, जो बंगाल जल रहा है आज, और बंगाल के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, और बार बार जो कहती हैं, और जब रेड कार्पेट बिछाया जाता है, ये शिव के समान, भगवान शिव के समान उस भस्मासुर को उन्होंने वरदान दे दिया है, जो इनको आज नहीं तो कल भी जलाएंगे। और मैं आपको मुस्कान जी, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता जानती है, और बंगाल की जनता ने बीजेपी को क्यों विपक्ष में डाला है और क्या करने के लिए दिया है, ये जग जाहिर है। और इनको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, लेकिन आनंद साहब, टीएमसी तो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि गृह मंत्री ने तो ईद के दिन भी देशवासियों को बधाई नहीं दी। ठीक है, आप रोहिंग्यास के खिलाफ हैं जो अवैध तरीके से भारत में है, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ एक्ट आना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो चीजें हो रही है कि देखिए, अब सुनिए, अब उन्होंने ये कहा है कि आपने तो उनको पूरे तरीके से बधाई भी ईद की नहीं दी, गृह मंत्री ने तो उनको ईद की बधाई भी नहीं दी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो काम करे उनको कैसे देश से निकालेंगे। तो ये जो दोहरी राजनीति है वो कि बीजेपी की फिर देखने को मिलती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि
अमित शाह जी सबसे पहले मैं आपको ये चर्चा में बता दूं कि सीए एनआरसी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या कर मैं ये समझा देता हूं। जो ये उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। उस मुसलमान को निकाला जाएगा जो मुसलमान अवैध तरीके से हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। लेकिन उस मुसलमान के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो 1947 के बाद हमारे देश के अंदर आजादी के साथ रहे हैं और जो हमारे देश के अंदर घर बना रखे हैं और हमारे देश के अंदर नौकरी कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर भरण पोषण कर रहे हैं, उनकी तो चर्चा ही नहीं है इसके अंदर। इसकी तो चर्चा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे में बने रहने के लिए ये लोग ओछी मानसिकता वाली बात करते हैं। अगर ममता दीदी सच में बहुत सही है तो 2006 में ममता दीदी ने जो एक बंच लेकर वहां की स्पीकर को दिया था, उस पर क्यों नहीं अमल करती है? सत्ता का सुख भोगने के लिए, सत्ता का लोभी रहने के लिए ये इस प्रकार का कार्य कर रही है। और इनको अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिस भस्मासुर को उन्होंने पाल रखा है वही इनको कल जलाएगा। और आपने देखा बंगाल के अंदर जब लोग जल रहे हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। ये नन मस्तक की तरह रहते हैं और मेरे ही सुमित भाई टीवी पर बैठ के कहते हैं क्या ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो कुछ था ही नहीं, आपसी रंजिश थी। तो ये लोग पर्दा डालने का काम करते हैं। देखिए क्या है, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं सुमित जी, एक बार सुन लेते हैं। पहचान है, कुछ कहना चाह रहे हैं सुमित जी। मुस्कान जी हमारे राहुल आनंद जी बैठे हुए हैं, शायद इन्हें नहीं मालूम है। अभी थोड़े दिन पहले ही यूपी के अंदर 50 गायों को जिंदा जलाया गया है, गौ माता को। इसके ऊपर कोई जवाब है? सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। थोड़ा सा समझ लीजिए। आप जब जलाने की बातें करते हैं, बंगाल के अंदर जिस 8 परिवार के लोग जले थे उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, सबको जेल में डाला गया है। और जिसने ये हरकत करी थी उसको सख्त कड़ी कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। हम लोग चूकते नहीं, हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं। वो किसी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, टीएमसी का हो, किसी का हो, हमें कार्रवाई करनी है तो करेंगे, डरेंगे नहीं। पर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? 50 गाय, एक साथ 50 गायों को जला दिया गया। गाय पे चले गए, समझ लीजिए। देखिए भाई, गाय मुद्दा नहीं, मुद्दा कुछ और है। मेरे भाई समझ लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपकी बात का जवाब इतना समय नहीं है सुमित जी मेरे पास। सुनिए, इतना समय नहीं है, मुद्दे की बात करिए सीधे। ठीक है मुस्कान जी, इनकी यही चीज मानसिकता देखने को मिल रही है। हमारे जहां माननीय प्रधानमंत्री जी 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, आज सीए एनआरसी के ऊपर आ जाते हैं। अभी तो जब इन्हें वोट लेना होता है 125 करोड़ देशवासी याद आ जाते हैं। उसके बाद जब चुनाव निपट जाते हैं, हम सीए एनआरसी करेंगे, तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। आसाम के अंदर क्या हुआ? आसाम में तो सारे हिंदू भाई थे, कहाँ मुस्लिम परिवार थे? उनके ऊपर उनकी पीड़ा जान लीजिए आप लोग करते कुछ नहीं है, आप लोग ढिंडोरा पीटना है। काम करिए। हम तो आज आपसे फिर कह रहे हैं राहुल आनंद जी कि भारतीय जनता पार्टी काम करे, माननीय मोदी जी काम करें, जिस एजेंडे को लेकर के आगे चले थे। हमें ठीक है, चलिए ठीक है मल्होत्रा साहब, समय की कमी मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सीएए और एनआरसी को लेकर एक बार फिर से अब जंग एक बार फिर से छिड़ चुकी है और ये मुद्दा एक बार फिर से उठने लगा है। अब देखना होगा कि इस बार जब ये मुद्दा उठाया जाएगा तो जो पहले शाहीन बाग में हुआ वैसे स्थितियां ना बने, ये जो तमाम चीजें हैं उसको रोकना भी सरकार के हाथ में होगा। देखना होगा कि सीएए और एनआरसी को लेकर आगे किस तरीके से बात बढ़ती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।